आइए देखते हैं अब दिन भर की कुछ और बड़ी खबरें। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में चीन और भारतीय सैनिकों के बीच हुई झड़प का मुद्दा काफी गरमाया हुआ है। विपक्ष इस पर सदन में चर्चा की मांग पर अड़ा है। कांग्रेस ने सदन में इस मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर राज्यसभा की कार्यवाही से वॉकआउट कर दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि चीन हमारी जमीन पर अतिक्रमण कर रहा है। कांग्रेस इस मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। वहीं तवांग में भारतीय सेना और चीनी सैनिकों के बीच हुई झड़प पर राजनीति जारी है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर पर चीन को कम करके आंकने का आरोप लगाया। अब जयशंकर ने राहुल गांधी पर पलटवार किया। जयशंकर ने कहा कि एलएसी पर चीन को जवाब देने के लिए भारतीय सेना की ओर से अब तक की सबसे बड़ी तैनाती की गई है। भारतीय विदेश मंत्री ने एक मीडिया कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए ये बात कही। जयशंकर ने पत्रकारों को बताया कि 2020 के बाद से एलएसी पर चीनी सैनिकों की संख्या बढ़ी है, इसलिए भारतीय सेना ने भी सैनिकों की बड़े स्तर पर तैनाती की है। अमेरिका ने एक बार फिर पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए के चीफ ने भारत की विदेश नीति की तारीफ की। सीआईए चीफ बिल बर्न्स ने कहा कि पीएम मोदी के परमाणु हथियारों के इस्तेमाल पर दिए गए बयान ने रूसियों पर प्रभाव डाला और यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में वैश्विक तबाही टल गई। सीआईए के डायरेक्टर ने कहा कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पीएम मोदी ने परमाणु हथियारों के इस्तेमाल पर चिंता जताई और वो शायद फायदेमंद साबित हुई। कर्नाटक विधानसभा में वीर सावरकर की तस्वीर लगाने पर विवाद बढ़ गया है। सावरकर की तस्वीर लगाने के खिलाफ कांग्रेस नेता सिद्धरमैया और पार्टी के बाकी विधायकों ने विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया। सिद्धरमैया ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष ने सावरकर की तस्वीर लगाने को लेकर एक तरफा फैसला लिया है। उधर कर्नाटक कांग्रेस प्रमुख और विधायक डी के शिव कुमार ने विरोध करते हुए कहा कि सरकार चाहती है कि विधानसभा की कार्यवाही न चले, इसलिए उन्होंने इस फोटो को विधानसभा में लगाया है। बिहार के छपरा में जहरीली शराब से हुई मौतों के मामले पर आज बिहार विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। प्रमुख विपक्षी पार्टी बीजेपी ने नीतीश सरकार पर जहरीली शराब से हुई मौतों के आंकड़ों को छिपाने का आरोप भी लगाया। बीजेपी का कहना है कि मौतों का आंकड़ा 100 से भी ज्यादा है। इसके साथ ही बीजेपी ने शराब से हुई मौतों की न्यायिक जांच की भी मांग की है। यूपी के इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आज छात्र नेताओं और सुरक्षा बलों के बीच बवाल हुआ। मामूली कहासुनी के बाद दोनों के बीच मारपीट हुई। इस दौरान फायरिंग की खबर भी आई। बवाल बढ़ता देख मौके पर पुलिस की तैनाती कर दी गई। छात्र नेताओं ने यूनिवर्सिटी के सिक्योरिटी कर्मचारियों पर मारपीट का आरोप लगाया। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। इस घटना में कई छात्र घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक छात्रों और सिक्योरिटी गार्ड के बीच जमकर पत्थरबाजी भी हुई है। छात्रों ने सिक्योरिटी गार्ड्स पर फायरिंग का आरोप लगाया। यूनिवर्सिटी में छात्र संघ को बहाल करने को लेकर छात्र प्रदर्शन कर रहे थे और इसी दौरान ये हंगामा शुरू हुआ। और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कोविड के लक्षण के बाद सीएम की कोरोना जांच की गई, जिसके बाद उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इस समय मुख्यमंत्री दिल्ली में हैं। आज उनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सुबह 11 बजे मिलने का कार्यक्रम भी था। फिलहाल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली के हिमाचल सदन में ठहरे हुए हैं। वहां पर किसी भी व्यक्ति के आने जाने पर रोक लगा दी गई है। मुख्यमंत्री 4 दिन का कोविड-19 प्रोटोकॉल पालन करेंगे। और अब बात करते हैं आज की कवर स्टोरीज की। मार्केट रेगुलेटर एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी की कल बोर्ड बैठक है। इस बोर्ड बैठक में मार्केट को लेकर कई अहम फैसले लिए जाएंगे। इसमें लिस्टेड कंपनियों के लिए डिस्क्लोजर से जुड़े नियम हैं, मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूट्स में गवर्नेंस को मजबूत बनाने की पहल जैसे कई अहम फैसले हो सकते हैं। इनके अलावा जिस फैसले पर सबकी नजर टिकी हुई है वो है शेयर बायबैक को लेकर, और इस पर कई अहम फैसले हो सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सेबी शेयर बायबैक के नियमों में बदलाव कर सकता है और इसे निवेशकों के हित में बेहतर किया जा सकता है।
जानकारी के मुताबिक सेबी बायबैक के मौजूदा नियमों को केके मिस्त्री की तरफ से प्रस्तावित बदलावों के आधार पर बदल सकता है। सेबी की बायबैक के नियमों को शेयर होल्डर्स के अनुकूल बनाने की योजना है। सेबी ने बायबैक की प्रक्रिया में बदलाव करने के लिए केके मिस्त्री की अध्यक्षता में एक उप समूह का गठन भी किया था। इस पैनल ने बायबैक की प्रक्रिया में कई बदलाव सुझाए थे। मौजूदा प्रक्रिया को देखें तो बाजार में होने वाले बायबैक कंपनी के पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व का 15% से कम होने चाहिए। इसके लिए ऑफर खुलने की तारीख से 6 महीने की टाइमलाइन तय की गई है। रिपोर्ट्स के अनुसार केके मिस्त्री पैनल ने बायबैक की प्रारंभिक सीमा यानी थ्रेशहोल्ड लिमिट और टाइम पीरियड को बदलने का प्रस्ताव भी दिया है। इसके साथ ही पैनल ने बायबैक का रूट बदलने का भी सुझाव दिया है और उसे ओपन मार्केट से फेज वाइज बाहर करने का प्रस्ताव इसमें शामिल है। तो कई ऐसे बदलाव हैं जो कि सेबी की इस बोर्ड बैठक में सामने निकल कर आ सकते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है वो बायबैक से जुड़े हुए जो नियम हैं उनको लेकर सामने आने की पूरी संभावना जताई जा रही है, जिस पर कंसल्टेशन पेपर भी सेबी का जारी हुआ था और उस पर कई सुझाव यहां पर मांगे गए। कैसे निवेशकों के हित में ये पूरी जो प्रक्रिया है वो की जाए, इस पर एक बहुत बड़ा फोकस हो सकता है और कई बड़े अहम मुद्दे हैं जिस पर जो सेबी है वो बदलाव की तैयारी कर रही है, जिसमें बायबैक के नियमों में बदलाव एक बहुत बड़ा मुद्दा कल सामने आ सकता है। तो निवेशकों के अनुकूल बनाने पर ये जो तमाम नियम है उस पर जोर रहेगा। जो केके मिस्त्री पैनल है उनकी सिफारिशों के आधार पर ये नियम बनाने की बात सामने आ रही है। ये जो बायबैक में बदलाव के लिए केके मिस्त्री उप समूह का गठन किया गया था और ये जो पैनल है उसने शेयर बायबैक की प्रक्रिया में कई बदलाव सुझाए हैं, जिसमें कई बदलाव संभव है। जैसे बायबैक का जो थ्रेशहोल्ड लिमिट है उसको एक तो सबसे पहले बदलने का प्रस्ताव दिया गया है। दूसरा जो टाइम पीरियड है उसको बदलने पर भी जो है उसका रिकमेंडेशन दिया गया है। बायबैक का जो रूट है उसको भी बदलने का सुझाव यहां पर सामने आया है और ओपन मार्केट से फेज वाइज बाहर करने का प्रस्ताव इसमें शामिल हो सकता है। तो ये तमाम कुछ ऐसे फैसले हैं जो कि सेबी की बोर्ड बैठक में, जो मार्केट रेगुलेटर सेबी की कल बोर्ड बैठक है उसमें सामने आ सकते हैं, जिसमें बायबैक एक बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर सेबी कुछ बड़े फैसले कर सकती है। तो क्या ये जो बायबैक ऑफर है वो निवेशकों को वाकई पावर देगा, ये समझना बेहद जरूरी है। और क्या बदलाव है, क्या एक्सपेक्ट करें, जरा इसको और अच्छे से समझते हैं। हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान शो में शामिल हो चुके हैं। सेबी के पूर्व ईडी जेएन गुप्ता हमारे साथ है। गुप्ता सर, बहुत स्वागत हम करते हैं। सबकी निगाहें सेबी की बोर्ड बैठक पे है सर कल, और जो बायबैक के नियमों को बदलने की या ओवरहॉलिंग की जो तैयारी चल रही है उस पर सबका इंतजार है कि क्या बदलाव हो सकते हैं। सर, सबसे पहले आपसे समझना चाहते हैं ये जो ओपन मार्केट को जो फेज आउट करने की बात यहां पर चल रही है बायबैक के इन नॉर्म्स में, क्या लगता है सर, कितना बड़ा इम्पैक्ट इसका हो सकता है, कितना बड़ा फायदा है या क्या पेच है इसमें? गुप्ता सर, देखिए, अभी तक हम ये कह नहीं सकते हैं कि क्या होगा, सेबी क्या बोर्ड क्या लेगा, बट जो कमेटी की रिकमेंडेशन है जो पब्लिक डोमेन में ऑलरेडी है, उससे ज्यादा मैं किसी चीज पे बात नहीं कर सकता हूं। तो उसमें यह है कि जो ओपन मार्केट वाला जो बायबैक का प्रोसीजर है उसमें इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अनसर्टेनिटी बनी रहती है कि उसका जो सेल है शेयर की वो कंपनी के साथ हुआ है या एक मार्केट में किसी थर्ड पार्टी के साथ हुआ है। और ये इसलिए जरूरी है कि इसमें जो टैक्सेशन का स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है। अगर मान लीजिए उसका कंपनी के साथ हो जाता है तो उसको कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता, सारा टैक्स कंपनी देती है। और लेकिन अगर उसका थर्ड पार्टी के साथ होता है तो कैपिटल गेन टैक्स उसके पास होता है। तो सेम जो उसने ट्रांजेक्शन किया है इसका आउटकम उसके लिए डिफरेंट हो सकता है। मान लीजिए उसके पास 100 रुपए कैपिटल गेन टैक्स लगना था तो उसका जो नेट पैसा मिलेगा उसको 100 रुपए कम हुआ अल्टीमेटली, क्योंकि 100 रुपए टैक्स लग गया। अगर कंपनी के साथ मैच हुआ तो नहीं हुआ। एक तो इसमें प्रॉब्लम यह है कि इन्वेस्टर के साथ बहुत अनसर्टेनिटी है एज फार एज इसको टोटल उसका वैल्यू क्या मिल रही है। दूसरा क्या है कि ये बड़ा लंबे टाइम तक होता है, तो इसमें मार्केट में एक तरह से
आप बोलिए कि एक फॉल्स ये सिस्टम रहता है कि कोई खरीदेगा नहीं खरीदेगा, तो इन्वेस्टर को ये लगता है कि हो सकता है आज कंपनी ऑर्डर डाले, आज कंपनी खरीद ले। तो इसमें प्रॉब्लम ये तो दूसरा होता है कि चूंकि बाईबैक प्राइस जनरली जो अनाउंस होता है वो नॉर्मल मार्केट प्राइस से ज्यादा ही होता है, तो इन्वेस्टर सोचता है कि आज चूंकि मार्केट मान लीजिए जैसे पेटीएम ने 850 रुपए का बाईबैक प्राइस दिया और आज की डेट में मान लीजिए 550 है, तो इन्वेस्टर सोचेगा अभी 550 में क्या करेंगे, आगे आके हो सकता है कंपनी 600 में खरीदे, 650 में खरीदे, जो भी होगा। तो उसमें क्या होता है कि इन्वेस्टर अपनी सेल पोस्टपोन करता रहता है। तो एक तरह से मार्केट में जो सेलिंग प्रेशर है किसी स्टॉक का, वो इनडायरेक्टली कम हो जाता है। मैं डायरेक्टली तो इसलिए नहीं बोल सकता क्योंकि इसका कोई डेटा नहीं है और कोई डेटा निकाला भी नहीं जा सकता है, लेकिन एक तरह का साइकोलॉजिकल ये रहता है कि हो सकता है कल को प्राइस बढ़ जाए, कंपनी मुझसे ज्यादा पे खरीद ले। और तीसरी बात यह है कि बहुत लंबा समय होता है, तो उसमें समय को भी कम करने के लिए एक रिकमेंडेशन है, जहां तक मेरा अपना ख्याल है, याददाश्त है, एक रिकमेंडेशन। तो इसलिए हम ओपन मार्केट को थोड़ा सा वो करते हैं कि इसमें इन्वेस्टर के लिए ये सही नहीं है। ओके, गुप्ता सर, मैं आपसे एक और बात पे समझ चाहती हूं कि ये जो पूरी जो प्रक्रिया होगी जिस पर अब कल क्या बड़ी बातें निकल कर आती हैं ये क्लियर हो जाएगा, पर इस फैसले से कहीं वॉलंटरी ओपन ऑफर बंद होने का डर तो नहीं है? क्या पेच आपको नजर आ रहे हैं इस पूरे में? नहीं, इसको ओपन ऑफर से आप क्यों कंसीडर कर रही हैं? वॉलंटरी ओपन ऑफर का बाईबैक का कोई रिलेशनशिप नहीं है। वॉलंटरी ओपन ऑफर तो टेक ओवर कोड के तहत होता है, ये तो बाईबैक है। बाईबैक बाईबैक रेगुलेशन में होता है, तो दोनों अलग अलग रेगुलेशन में आप मिक्स मत कीजिए, ये दो अलग अलग रेगुलेशन है बिल्कुल। सर, ये एक और जो सेबी का सुझाव है गुप्ता सर, इसमें ये है कि जो ये टैक्स ऑन बायबैक लायबिलिटी है, दिस शुड बी टैक्स इन द हैंड्स ऑफ इन्वेस्टर्स, शेयर होल्डर्स पे लगे। इस पर आपका क्या व्यू है जो इस सेबी ने सुझाव दिया है कंपनी को, सरकार को? सीधा सा व्यू यह है कि मान लीजिए आज की डेट पे 100 इन्वेस्टर हैं और जो कंपनी के रिजर्वेशन सरप्लस है वो 100 इन्वेस्टर के हिस्से के हैं। इनमें से मान लीजिए 5 इन्वेस्टर आज बाईबैक में बेच देते हैं शेयर, तो चूंकि इस बाईबैक का टैक्स जो है कंपनी देती है, तो जो 5 इन्वेस्टर जो निकल गए उन्होंने तो अपना मार्केट प्राइस पे पैसा बेच दिया शेयर, या उससे ज्यादा पे बेच दिया डायरेक्ट ऑफर में। लेकिन जो इसका टैक्स है वो बाकी जो 95 इन्वेस्टर जिन्होंने नहीं बेचा है उनकी जेब से जा रहा है, क्योंकि बेचने के बाद तो वो बाकी 5 लोग तो शेयर होल्डर नहीं बचे हैं, 95 लोग शेयर होल्डर बचे हैं, तो 95 लोग उन शेयर होल्डर का जो रिजर्वेशन सरप्लस का पैसा है वो टैक्स के लिए यूज हो रहा है। तो इसलिए जो एग्जिटिंग शेयरमैन है, जो एग्जिट कर रहे हैं बाईबैक प्रोसेस में, उनके लिए तो फायदा है, लेकिन जो रिमेनिंग शेयर होल्डर है उनके लिए घाटा है, क्योंकि वो 5 शेयर होल्डर को फायदा हम बाकी 95 शेयर होल्डर पहुंचा रहे हैं। इसलिए सीधी सी बात यह है कि टैक्स वही दे जिसको गेन और लॉस हो। इस केस में जो गेन और लॉस है वो दूसरे को हो रहा है, लेकिन टैक्स मैं दे रहा हूं उसका। पहली बात ये। दूसरी बात इसमें क्या है कि इसमें जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है इसमें एवरेज कॉस्ट पे टैक्स लगता है। तो मान लीजिए एक कंपनी में प्रमोटर ने 1 रुपए पे शेयर लिया और पब्लिक को 2000 रुपए पे शेयर दिया, तो अगर मान लीजिए वेटेड एवरेज कॉस्ट इसकी 5 रुपए आई, तो आपने अगर 2000 पे शेयर लिया है और आपने 2000 पे बेचा, तो आपका तो कैपिटल गेन टैक्स कुछ नहीं होता। लेकिन चूंकि टैक्स वाले उसको एवरेज के बेसिस पे लेते हैं, तो वो तो जितने भी शेयर बिके हैं, चाहे आपका शेयर बिका हो, चाहे प्रमोटर का शेयर बिका हो, चाहे किसी का शेयर बिका हो, उसको 2000 माइनस 5 यानी 1995 रुपए के बेसिस पे टैक्स लगा लेंगे। और ये टैक्स जो है फ्लैट 20% प्लस समथिंग के जो रेट है उस पर लगता है। तो अगर कैपिटल गेन टैक्स लग रहा होता तो 10 या 15% के ब्रैकेट में आता। तो टैक्स भी ज्यादा लग रहा है, दूसरा आदमी दे भी रहा है, और फायदा उनको हो रहा है जिन्होंने बहुत कम दाम पे शेयर लिया था एट द कॉस्ट जिन्होंने बाद में शेयर लिया। तो ये एक तरह से बड़ा जिसको हमारे हिसाब से निगेटिव रूल है टैक्स का, कि फायदा मुझे हो रहा है और टैक्स आप दे रहे हो।
ओके सर, ये जो बहुत सारी जो कंपनीज हैं शेयर के प्राइस बढ़ाने के लिए जो हम देख रहे हैं कि बायबैक्स बहुत सारी कंपनीज लाई, घुमा फिरा के हम बहुत सारे इंसिडेंट्स भी देख रहे हैं। ये जो बायबैक के लिए मिनिमम थ्रेशहोल्ड आपको लगता है होना चाहिए, ये एक बड़ा स्टेप हो सकता है? देखिए क्या हो, मैं तो पहले इस बात के लिए मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि कंपनी शेयर प्राइस बढ़ाने के लिए घटाने के लिए जा रहे हैं। ये मैं एक क्योंकि प्रॉक्सी एडवाइजर, मैं किसी के ऊपर एलिगेशन नहीं लगा सकता हूँ, लेकिन हाँ ये बोल सकता हूँ कि जो बायबैक है इसको पहले तो क्लैरिटी होनी चाहिए कि किस लिए ला रहे हैं, क्या वजह है ला रहे हैं। क्योंकि जो जनरली जितने भी बायबैक लाए जाते थे वो इसलिए लाए जाते थे कि कैपिटल बहुत ज्यादा हो गई है, इश्यू बोनस शेयर होके सब कुछ या ईसॉप वगैरह से करके या प्रेफरेंशियल ऑफर से, तो हम कैपिटल को एक सेंसिबल लेवल पे लाना चाहते हैं। दूसरा है इनडायरेक्ट वे से हम इसको शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देते हैं। तो इसमें एक यही इशू आ रहा है कि लोगों ने डिविडेंड के बदले में बायबैक करना शुरू करा था, तो सरकार भी चालाक हो गई, उन्होंने बोल दिया कि हम बायबैक को फ्लैट रेट पे टैक्स करेंगे। अब इसमें क्या हुआ कि अगर मान लीजिए डिविडेंड मुझे मिलता और मेरी साल की डिविडेंड इनकम 1 लाख रुपए होती तो मेरा तो कोई भी टैक्स नहीं लगता। लेकिन अब इसमें क्या है कि चाहे आप 30% टैक्स ब्रैकेट में हो, चाहे 5% टैक्स ब्रैकेट में हो, चाहे 0% में हो, सबके ऊपर एक यूनिफॉर्म 20% टैक्स लग रहा है। तो ये बड़ा इनफेक्टिव मेथड है लोगों को कैपिटल वापस करने का। गुप्ता सर, अब ये मेजर ओवरहॉलिंग की तो तैयारी है डेफिनेटली सेबी की बायबैक नियमों पर, लेकिन आपको लगता है बाजार इसके लिए रेडी है? इतना आसान है ये? देखिए बाजार में तो क्या होता, अगर मैं बाजार का होता, मगर एक कंपनी का होता किसी तरह से, तो मैं तो हमेशा बोलता कोई रूल नहीं होना चाहिए, पूरी फ्रीडम होनी चाहिए। लेकिन हमको कहीं ना कहीं पूरी फ्रीडम और पूरे रिस्ट्रिक्शन के बीच में लगाना पड़ेगा, क्योंकि सेबी को मार्केट का भी ख्याल रखना है, सेबी को इन्वेस्टर का भी ख्याल रखना है, सेबी को रेगुलेशन भी करना है। तो सेबी को तो एक बहुत टाइट रोप वॉक करके ऐसे रेगुलेशन बनाने होते हैं कि जिसमें कोई नहीं है। लेकिन आप याद रखिए कि चाहे कुछ भी सेबी करे तो मार्केट में क्रिसिज्म होगा, और अगर सेबी नहीं करती है तो मार्केट में उल्टा क्रिसिज्म होता है कि सेबी सो क्यों रही है। तो ये तो इसलिए रेगुलेटर को कभी भी इस चीज का फर्क नहीं पड़ता है कि कौन उसको क्रिटिसाइज कर रहा है, कौन उसको अप्रिशिएट कर रहा है, क्योंकि रेगुलेटर अपनी ड्यूटी करता रहेगा। वो कभी भी पॉपुलैरिटी, उसको वोट करा के इलेक्शन नहीं जीतना है, इसलिए उसको कोई पॉपुलर मेजर नहीं लेना, उसको मेजर वही लेना है जो मार्केट के और सारे स्टेक होल्डर के हित में हो। बिल्कुल सर, बहुत धन्यवाद करेंगे गुप्ता सर, आप हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुए और हमेशा की तरह बेबाकी से अपनी राय रखी आपने कई मुद्दों पर। तो कल सेबी की बोर्ड बैठक है, कई अहम इसमें बातें निकल कर आ सकती, कई जो स्पेशली बायबैक के नियम है उसको लेकर क्या बड़ी बातें आती है कल बोर्ड बैठक में सामने। सबसे पहले जी बिजनेस पर इसका अपडेट हम आपको देंगे। फिलहाल आज के बाजार का अपडेट आपको दें। भारतीय बाजारों के लिए कारोबारी हफ्ते की शुरुआत आज शानदार हुई थी। बाजार जब खुले तो सुस्ती छाई थी, लेकिन धीरे धीरे बाजार में खरीदारी लौटी और अंत में बाजार अच्छी बढ़त के साथ बंद हुए। ऑटो, एफएमसीजी और रियल्टी शेयरों में से तेजी देखने को मिली। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 468 अंक बढ़कर 61,806 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी 151 अंकों की तेजी के साथ 18,420 के लेवल पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी भी करीब 200 अंकों की तेजी के साथ 43,400 के पार बंद होने में रहा आज कामयाब। और आज सबसे ज्यादा एक्शन देखने को कहां मिला, जरा समझते हैं मेरे सहयोगी आशीष चतुर्वेदी से। आशीष जरा बताएं, आज तो रहा तेजी वाला सोमवार, कहां पर सबसे ज्यादा हलचल? देखिए, सुस्त ग्लोबल संकेतों की बीच भारतीय बाजार में अगर आप देखें तो हल्की सी तेजी के साथ सुबह 6:30 बजे एसजीएक्स निफ्टी की शुरुआत देखने को मिली। लेकिन खास बात यही कि निचले स्तरों से अगर आप देखें तो रिकवरी का जो ट्रेंड है बहुत ही स्ट्रांग देखने को मिला। निफ्टी क्लोजिंग के समय अगर आप देखें तो 18,400 के ऊपर बंद हुआ। निफ्टी बैंक में 0.5% की तेजी देखने को मिली और जो स्मॉल कैप है, मिड कैप है, यहाँ पर भी कंट्रीब्यूशन काफी बढ़िया देखने को मिला। आइए सबसे पहले देख लेते हैं निफ्टी के बढ़ने वाले स्टॉक्स। तो टॉप गियर में थे ऑटो स्टॉक्स, एमएनएम, आयशर मोटर्स, यहाँ पर अच्छी तेजी देखने को मिली। पावर ग्रिड में 3% का उछाल देखने को मिला और बजाज ऑटो यहाँ पर भी आप देखें 2.5% के गेंस देखने को मिले। लेकिन क्योंकि एक्सेंचर की तरफ से जो गाइडेंस आई है हल्की कमजोर आई है, तो सीधा असर आपको आईटी स्टॉक्स पर देखने को मिला।
TCS, इन्फोसिस, ये 2 स्टॉक ऐसे हैं जो निफ्टी के टॉप लूजर रहे। इसके अलावा टाटा मोटर्स 1% की गिरावट और ONGC में भी देखें तो मामूली 1% का कट आपको नजर आया। लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स में देखें तो GIC और नियो इंडिया श्योर इनके स्टॉक ऐसे हैं जिन्होंने बड़ा ब्रेकआउट आपको देखने को मिला। 8 से लेकर 12% की तेजी देखने को मिली। खबरों के चलते UTI AMC हालांकि खबर का खंडन में आ गया, फिर भी गेंस यहाँ पर बरकरार देखने को मिले और ब्रेकआउट के बाद पिछले हफ्ते से लगातार परफॉर्म कर रहा है PNB हाउसिंग। आज भी अगर आप देखें तो 8.5% के गेंस यहाँ पर रहे। ब्रॉडर मार्केट्स में देखा जाए तो शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया खबरों के बाद 10% की तेजी, हुडको में 8% का मूव रहा। CSB बैंक, गॉडफ्रे फिलिप्स यहाँ पर भी बढ़िया तेजी देखने को मिली। लेकिन सरकारी बैंकों में, चुनिंदा सरकारी बैंकों में आज आपको प्रॉफिट बुकिंग भी नजर आई। यूको बैंक देखें 9% फिसला। EPL लिमिटेड बड़े मूव के बाद शुक्रवार को आज यहाँ पर थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली 5% की देखने को मिली। कैम्पला, सनमार और साथ में RCF यहाँ पर भी अगर आप देखें तो गिरावट के साथ क्लोजिंग रही। हमारे IITs और IIMs दुनिया भर में क्वालिटी एजुकेशन के लिए जाने जाते हैं। IIT की तुलना तो MIT से की जाती है, लेकिन इन दिनों ये संस्थान टीचर्स की भारी कमी से जूझ रहे हैं। IIT में जरूरत के मुकाबले आधे तो IIM में 2/3 फैकल्टी से काम चलाया जा रहा है। ऐसे ही हालात देश के करीब सभी विश्वविद्यालयों में हैं। देश आगे तो बढ़ रहा है लेकिन हायर एजुकेशन की हालत पस्त है। क्या देश को सुंदर पिचाई और डी सुब्बा राव जैसी प्रतिभाएं मिलने में मुश्किलें आ सकती हैं? ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस IIT खड़गपुर से गूगल के CEO सुंदर पिचाई और देश में RBI के पूर्व गवर्नर डी सुब्बा राव निकले हैं, वहाँ शिक्षकों की करीब 50% जगहें खाली पड़ी हैं, यानी फैकल्टी की स्ट्रेंथ आधी है। जरूरत है 1435 फैकल्टी की, लेकिन काम चल रहा है महज 722 शिक्षकों से। जाहिर है इससे प्रोफेसर्स पर अतिरिक्त दबाव बनेगा और क्वालिटी एजुकेशन पर असर पड़ेगा सो अलग। ऐसे में देश के प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स में शिक्षकों की भारी तादाद में किल्लत कहीं हमारे विश्व गुरु बनने के सपनों में बाधा न बन जाए। खुद सरकार ने माना है कि देश भर के 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों के साथ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में टीचिंग फैकल्टी के 11,000 से भी अधिक पद खाली हैं। आंकड़ों की बात करें तो सरकार के मुताबिक देश के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में करीब 19,000 पद स्वीकृत हैं, लेकिन इनमें से प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के करीब 6,200 पद खाली पड़े हैं। वहीं बात करें देश के IITs की तो यहाँ 11,000 से अधिक पद स्वीकृत हैं, लेकिन इनमें से 4,500 से अधिक पद खाली हैं। जबकि IIM सरीखे प्रबंधन संस्थानों में 1,550 से अधिक पदों में से 450 से अधिक पद खाली पड़े हैं। सबसे खराब हालत इंडियन स्कूल ऑफ माइंस यानी ISM धनबाद की है। ऐसे में जबकि हम पेट्रोलियम, लिथियम और कोबाल्ट जैसे अहम मिनरल्स को लेकर ग्लोबल रेस में शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं, ISM धनबाद का महत्व और बढ़ जाता है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि यहाँ होना चाहिए 781 टीचिंग स्टाफ और है महज 314 लोगों की फैकल्टी, यानी 40% की टीचिंग स्टाफ के साथ ISM धनबाद चल रहा है। IIT BHU में जहां 48% टीचिंग वैकेंसी खाली पड़ी है, तो वहीं IIT कानपुर में 46%, IIT गुवाहाटी में 42%, IIT रुड़की में 38.5% से अधिक और IIT बॉम्बे में 37% टीचिंग फैकल्टी खाली है। वहीं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की बात करें तो खाली पड़े पदों के मामले में दिल्ली यूनिवर्सिटी 900 खाली पदों के साथ पहले नंबर पर है, जबकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी 622 खाली पड़े पदों के साथ दूसरे नंबर पर है। हायर एजुकेशन में टीचिंग स्टाफ की कमी की वजहों की बात करें तो क्या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के पास फंड की कमी है जिसके चलते खाली पद नहीं भरे जा रहे हैं, या इन्हें योग्य स्टाफ नहीं मिल पा रहे हैं जिसके चलते खाली पदों को भरने में दिक्कतें आ रही हैं? वजह जो भी हो, लेकिन इसे लेकर उदासीनता का रवैया आने वाले दिनों में देश पर भारी पड़ सकता है, क्योंकि देश की दिशा और दशा को तय करने में थिंक टैंक की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। साल 2022 खत्म होने को है, ऐसे में न्यू ईयर के मौके पर हर कोई अपने अपने तरीकों से खुशियां मनाने की तैयारियों में जुटा हुआ है। अगर आप इस साल नए साल का जश्न मनाने के लिए विदेश जा रहे हैं तो सतर्क हो जाएं, क्योंकि इंटरनेट पर मौजूद साइबर अपराधी आपके जश्न में खलल डालने को तैयार हैं। साल 2022 की विदाई और नए साल यानी 2023 के स्वागत के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। कई सारे लोग घर पर रहकर अपने करीबियों के साथ जश्न मनाने की तैयारी कर रहे हैं, तो कई शहर से बाहर या देश से बाहर जाकर नए साल का आगाज करना चाहते हैं। अगर आप भी विदेश यात्रा पर जाने की सोच रहे हैं तो अलर्ट हो जाएं, क्योंकि साइबर अपराधी आपको अपना शिकार बना सकते हैं।
दरअसल मुंबई की माटुंगा पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो फर्जी ट्रैवल वेबसाइट के जरिए लोगों को ठगते थे। पुलिस की माने तो इन अपराधियों का नेटवर्क देश भर में फैला हुआ था, जो अब तक अनेकों लोगों को अपना शिकार बना चुके हैं। इस गिरोह से जुड़े 3 आरोपियों को माटुंगा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इन आरोपियों से 2 करोड़ रुपए की राशि भी जब्त की है। इन पर मुंबई ही नहीं बल्कि हैदराबाद, राजस्थान, कोलकाता, उत्तर प्रदेश और हरियाणा समेत देश भर में 30 से ज़्यादा मामले दर्ज हैं। They are habitual, near about more than 30 cases. I mean to say 9 FIR ऑलरेडी रजिस्टर है और 27 एप्लीकेशंस जो रजिस्टर होने बाकी है अलग अलग स्टेट में, तमिलनाडु, कर्नाटक, हैदराबाद, सिकंदराबाद, कोलकाता, फिर अभी बेंगलोर, दिल्ली, राजस्थान। अब आपको एक ऐसे शख्स से मिलाते हैं जो इस तरह के फ्रॉड को झेल चुके हैं। इनका नाम है अजय। अजय बताते हैं कि 2021 के दिसंबर में वो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए ट्रैवल वेबसाइट के संपर्क में आए थे। अजय ने वेबसाइट की प्रामाणिकता की परख के लिए कई कदम उठाए, लेकिन साइबर अपराधी इतने शातिर थे कि उन्होंने अजय को गुमराह कर उनसे करीब 2.25 लाख रुपए ठग लिए। साइबर फ्रॉड हर गुजरते दिन के साथ बढ़ते जा रहे हैं। फर्जी वेबसाइट के जरिए लगातार ठगी बढ़ रही है। ऐसे में कैसे आप किसी भी वेबसाइट की प्रामाणिकता का पता लगा सकते हैं, जानिए साइबर एक्सपर्ट से। कभी भी कोई भी वेबसाइट आपको कुछ सस्ता दे रही है चीजें या कोई सर्विस आपको सस्ता दे रही है, तो हमेशा उस वेबसाइट का नाम और उसके आगे फ्रॉड लिख के एक बार गूगल पे चेक जरूर कीजिए, कहीं कोई इसके बारे में डिस्कस करके ये वेबसाइट फ्रॉड है ये तो बोल नहीं रहा, और ऐसा है तो उनको पैसा ट्रांसफर मत कीजिए, उनके साथ कोई भी बिजनेस मत कीजिए, नहीं तो आपका हॉलीडे पूरी तरह से वेस्ट हो जाएगा। आपकी जो प्रोडक्ट है आपको कभी मिलेगा नहीं, लेकिन आपका पैसा जरूर चला जाएगा। न्यू ईयर का सेलिब्रेशन हो चाहे आपकी कोई भी यात्रा, ऑनलाइन टिकट बुक करने से पहले ज़रूरी जानकारियों को वेरीफाई ज़रूर कर लें। बड़े डिस्काउंट और सुविधाओं के लालच में आकर साइबर फ्रॉड का शिकार ना बने। नीलेश शुक्ला के साथ सौरभ पांडे, जी मीडिया, मुंबई। साइबर अपराधी फ्रॉड करने के ऐसे रास्ते भी खोज रहे हैं जिन पर आपको 1 सेकंड भी शक नहीं होता। इसी तरह का एक व्हाट्सएप फ्रॉड ऑस्ट्रेलिया में सामने आया। इस फ्रॉड को नाम दिया गया है हाय मम स्कैम। क्या है ये स्कैम और कैसे लोगों को ठगी का शिकार बनाया जाता है, कैसे इससे बचें, देखिए डिटेल इस रिपोर्ट में। व्हाट्सएप के दुनिया भर में 2 अरब से ज़्यादा यूज़र्स हैं। शॉर्ट मैसेज हो चाहे शॉर्ट वीडियोस, इस ऐप के ज़रिए लोग अपनों के साथ लगातार जुड़े रहते हैं और इसी का फ़ायदा साइबर अपराधी उठा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में पिछले कुछ महीनों से एक व्हाट्सएप फ्रॉड काफ़ी चर्चा में है। हाई मम नाम के इस फ्रॉड ने ऑस्ट्रेलिया में इस साल यूजर्स को 57 करोड़ रुपए का चूना लगाया है। ऑस्ट्रेलियन कंज्यूमर एंड कंपटीशन कमीशन की माने तो पिछले 3 महीनों के भीतर इस फ्रॉड के मामले 10 गुना बढ़े हैं। ऑस्ट्रेलिया में यूजर्स को चूना लगा रहा हाई मम स्कैम एक अलग तरह का फ्रॉड है। इसमें साइबर अपराधी फैमिली मेंबर या दोस्त बनकर आपको व्हाट्सएप पर मैसेज भेजते हैं। वो कहते हैं कि उनका फोन खराब हो गया है या फिर खो गया है। एक बार आपको विश्वास में लेने के बाद अपराधी आपसे मदद मांगते हैं। अपराधी आपसे मदद के लिए पैसे मांगने लगते हैं। ज्यादातर मामलों में पीड़ित को शक ही नहीं होता है कि वो अपने किसी फैमिली मेंबर को नहीं बल्कि साइबर अपराधियों को पैसे भेज रहे हैं। ये फ्रॉड अभी वैसे भारत तो नहीं पहुंचा है, लेकिन आपको हर हाल में सुरक्षात्मक उपाय अपनाने चाहिए। किसी भी शख्स को पैसे भेजने से पहले उसकी पहचान जरूर कर लें। साथ ही आपका मोबाइल नंबर और पर्सनल डिटेल चोरी ना हो, इसके लिए भी कुछ कदम आपको उठाने चाहिए, जैसे कि अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल प्राइवेट रखें। उन वेबसाइट्स पर अपना मोबाइल नंबर ना साझा करें जिन पर आपको भरोसा नहीं है। हमेशा सिक्योर वेबसाइट्स के जरिए ही खरीदारी करें। इंटरनेट एक्सेस सुरक्षित ब्राउजर्स के जरिए करें। अपने स्मार्टफोन और लैपटॉप को लेटेस्ट फर्मवेयर से अपडेट रखें और किसी भी अनजान URL पर क्लिक ना करें। याद रखें, साइबर अपराधी ठगी करने के लिए नए नए तरीके खोजते रहते हैं। ऐसे में आपको साइबर अपराधों को लेकर जागरूक रहना है और खुद को सुरक्षित रखने के लिए अपने डेटा को सुरक्षित रखना है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
सरगम कौशल ने मिसेस वर्ल्ड का खिताब अपने नाम कर लिया है। 21 साल बाद ये ताज भारत वापस आया है। इस मुकाबले में दुनिया भर के 63 देशों की महिलाओं ने हिस्सा लिया था, जिसमें सरगम कौशल ने जीत हासिल की। जम्मू कश्मीर की रहने वाली सरगम प्रोफेशन से टीचर हैं। उन्होंने नेवी के एक ऑफिसर से 2018 में शादी की थी। सरगम ने अपनी कामयाबी का क्रेडिट अपने पिता और अपने पति को दिया। मिसेस इंडिया पैजेंट के ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर इसकी अनाउंसमेंट की गई। आपको बताएं, सरगम से पहले 2001 में डॉक्टर अदिति गोवित्रिकर ने खिताब जीता था। आज से देश की सबसे बड़ी रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंसी केफिन टेक का आईपीओ खुल गया है। इसे 21 दिसंबर तक सब्सक्राइब किया जा सकता है। आईपीओ का साइज 1500 करोड़ रुपए का है। कंपनी ने आईपीओ के लिए प्राइस बैंड 347 से 366 रुपए प्रति शेयर तय किया है। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी की इस आईपीओ पर क्या राय है, सुनिए। प्रमोटर्स नए हैं, जनरल एटलांटिक जो कि एक जाने माने प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर। आप सोचें नए तो कुछ पुराने भी होंगे प्रमोटर। जी हाँ, पुराने प्रमोटर भी हैं। वो कौन है जो मैं नेगेटिव फैक्टर में आगे बताऊंगा, लेकिन ये नए और मजबूत प्रमोटर हैं। पहला पॉजिटिव ये है। दूसरा पॉजिटिव ये है कि कंपनी का जो बिजनेस है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और लीडरशिप है। दो ही कंपनियां इस बिजनेस में, एक कैम्स है और दूसरी कैफिन है। लिस्टेड स्पेस में फाइनेंशियल मजबूत है कंपनी के, लगातार प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, रेवेन्यूज बढ़ रहे हैं, रेशियोज अच्छे हैं, तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ये सारे पॉजिटिव हैं। ठीक है, अब आइए नेगेटिव। नेगेटिव वही जो मैंने कहा कि नए प्रमोटर, इसका मतलब कोई पुराने प्रमोटर, और इनके पुराने प्रमोटर थे वो है कारवी। ये कारवी ग्रुप की कंपनी थी और शुक्रवार को हमने जब मैनेजमेंट से बातचीत की, हमने खोद कर 2-3-4 बार घुमा फिरा के सब पूछा। हर तरीके से जितना हम पूछ सकते थे पूछा, और उनका ये कहना था कि कारवी के पुराने जो प्रमोटर्स थे अब उनका कोई कंपनी से लेना देना नहीं। थोड़ी बहुत स्टेक उनकी 14% के आसपास है। वो ब्लॉक की हुई एजेंसीज की तरफ से जो इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं, अगर कुछ खड्डा निकला तो उसकी जिम्मेदारी कंपनी पर या नए प्रमोटर्स पर नहीं आएगी, ये उनका कहना है और हम उसको मान कर चल रहे हैं। मैनेजमेंट ने साफ साफ कहा है कि किसी तरह की कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी या कोई लायबिलिटी नहीं आएगी, तो उसको देखते हुए रिस्क कम है। वैल्यूएशन का जहां तक सवाल है दीप, रीजनेबल है। अच्छा, तो आपके पास दो तरीके हैं, या तो लॉन्ग टर्म के लिए लगाएं या आप लिस्ट होने के बाद और ले सकते हैं, या आपके लिए केफिन टेक्नोलॉजीज पर आए। नया साल आईपीओ बाजार के लिए जोरदार हलचल वाला रहेगा। किन बड़े ब्रांड्स के आईपीओ आने वाले हैं, कितने पैसे जुटाए जाएंगे, सब बताने के लिए अरमान से समझते हैं आईपीओ बाजार क्यों है इतना हॉट। देखिए, 2021 की तुलना में अगर देखा जाए तो 2022 जो आईपीओ के हिसाब से काफ़ी निराशाजनक रहा। उसका रीज़न ये है कि अगर आप देखेंगे टोटल जो है 2021 में लगभग 63 कंपनियों के आईपीओ आए थे। वो लगभग उन्होंने 1.2 लाख करोड़ जुटाए थे। हालांकि अभी तक का अगर आप देखेंगे 2022 में मात्र 33 कंपनियां अपने आईपीओ लेके आए और वो भी 55,000 करोड़ के आसपास ही है जो उन्होंने जुटाया। हालांकि पर अब मानना ये है और जो रिपोर्ट्स हैं वो बता रही हैं कि जो आईपीओ आने वाले हैं 2023 की अगर आप बात करें वो काफी बड़े हो सकते हैं और लगभग 90 कंपनियों के आसपास के आईपीओ हो सकते हैं। और ये 90 कंपनियां कुल मिला के अगर आप देखेंगे तो 1.4 लाख करोड़ जो है जुटा सकते हैं। अब कौन सी कंपनियां जो है आईपीओ ला सकती हैं, काफी कुछ जो फेमस कंपनियां हैं, जो बड़ी नोन कंपनियां हैं, जिसमें आपको नाम दिखेंगे ओयो, स्विगी, आधार हाउसिंग फाइनेंस, मैनकाइंड फार्मा, फैब इंडिया, यात्रा और जैसी कंपनियां हैं जो बड़े आईपीओ भी आ सकते हैं और ऐसी नॉन कंपनियों के आईपीओ आ सकते हैं, जिसमें से आप ओयो या स्विगी की बात करें तो उनके तो 8,000 करोड़ से ज्यादा का जो एक्सपेक्टेशन है वो आईपीओ ला सकते हैं। और उसी के साथ साथ जो कंपनियों के ऑलरेडी अगर आप देखेंगे सेबी के जो है वो अप्रूवल आ चुके हैं, जिसमें आधार हाउसिंग देखेंगे, आधार हाउसिंग की अगर आप बात करेंगे 7300 करोड़ का है। एपीआई होल्डिंग्स की बात करेंगे 6,000 करोड़ के ऊपर का है। वही टीवीएस सप्लाई चेन, उसी के साथ भारतीय एफआईआर जैसी कंपनियां हैं जहां पर आपको अच्छे खासे बड़े जो है अमाउंट के जो आईपीओ आते हुए दिखेंगे। ओवरऑल 2022 जो है वो अभी तक सुस्त रहा है, पर 2023 में अगर आप बात करेंगे तो काफी बड़ी आईपीओ आने की उम्मीद है। लगभग 90 कंपनियों के आसपास आईपीओ और पूरा जो रेस करने वाले हैं अगर उसकी बात करें तो लगभग 1.4 लाख करोड़ जो है वो कंपनियां रेस करने वाली हैं। लोग सिनेमाघर में सिर्फ फिल्म ही नहीं देख रहे हैं बल्कि जमकर खाने पीने पर भी खर्च कर रहे हैं और एक दिलचस्प रिपोर्ट में सामने आया है। रिपोर्ट्स की डिटेल्स समझा रहे हैं हमारे सहयोगी कुशल गुप्ता। जी,
तो आपको मल्टीप्लेक्स शेयरों पे फोकस रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आती हुई दिख रही है आइनॉक्स लेजर की तरफ से, जिन्होंने पहली बार अपनी जो सिनेमा फूड रिपोर्ट है 2022 के लिए वो जारी करते हुए नजर आए हैं। इसके तहत जो भी फूड एंड बेवरेजेस इन्होंने बेचे हैं पूरे साल भर में, उसकी जो स्प्लिट है, जो बाइफिकेशन है, वो ये दर्शकों के सामने लेकर आते हुए दिख रहे हैं। तो डेफिनेटली इससे काफ़ी सारा डेटा पॉइंट्स कलेक्ट होता हुआ दिखा है और काफ़ी इंटरेस्टिंग इंसाइट्स निकल कर आ रहे हैं इस रिपोर्ट से। सबसे पहले तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा बिकने वाला जो आइटम है वो था पॉपकॉर्न, जहाँ पर 863 टन यहाँ पर ये बिक्री इसकी होती हुई दिखी, जिसमें लगभग 8 टन जो है मुंबई में बिके थे। इनफैक्ट यहाँ पर इस साल 82 टन जो है लगभग फ्रेंच फ्राइज भी बेचे गए थे और 38 लाख लीटर कोल्ड ड्रिंक ये पूरा का पूरा 2022 में सिनेमा घरों में इनके सेल होता हुआ दिखा, जिसके अंतर्गत अगर आप देखें तो कोलकाता में लगभग 3.5 लाख लीटर की बिक्री हुई और इन्होंने टॉप स्पॉट गेन किया इस कैटेगरी में। इनफैक्ट लगभग 20 लाख कप चाय या फिर कॉफ़ी इसकी भी बिक्री होती हुई दिखी 2022 में। मोर इंटरेस्टिंगली अगर आप समोसे की तरफ नज़र डालें तो लगभग 20 लाख समोसे यहाँ पर बेचे गए थे, जिसमें से 10.7% समोसे 3 प्रमुख दक्षिण शहरों से आते हुए नजर आए, जिसमें बेंगलुरु, चेन्नई और हैदराबाद शामिल रहे। इनफैक्ट यहाँ पर 40,000 से अधिक नूडल्स और फ्राइड राइस प्लेट्स की भी बिक्री होती हुई नजर आई। एंड मोस्ट इंटरेस्टिंगली नाचोस, जो कि एक बहुत ही पॉपुलर आइटम है सिनेमा घरों में ऑर्डर किया हुआ, इसमें जो बेची गई संख्या है उसका वजन अगर आप तोलेंगे तो लगभग 2.5 टाइम्स जो बोइंग एयरक्राफ्ट है उसके बराबर होता हुआ दिखेगा। तो डेफिनेटली काफ़ी हेवी मात्रा में यहाँ पर नाचोस की भी बिक्री होती हुई दिखी। जहाँ तक जो डिजिटल पेमेंट की बात है, वहाँ पर कंपनी ने कहा कि साल के हर मिनट में 29 डिजिटल पेमेंट्स भी होते हुए दिखे। तो जाहिर सी बात है कि तो जो ऑर्डर है वो तो फ्रीक्वेंसी उसकी बढ़ती हुई नज़र आ रही है इस डेटा पॉइंट से, पर डिजिटल पेमेंट्स भी साथ साथ काफ़ी बड़े लेवल पर बढ़ते हुए दिखे। तो ये 2 बड़े की टेकअवेज हैं इस रिपोर्ट से। यही नहीं, आगे के लिए जो फुटफॉल है वो भी बहुत अच्छी एक्सपेक्टेड है, क्योंकि अवतार 2 की जो कलेक्शन आती हुई दिखी है वो काफ़ी शानदार रही है। इनफैक्ट जो अवतार द वे ऑफ वाटर की शुरुआती साप्ताहिक शानदार कलेक्शन हुई है लगभग 127 करोड़ की, वो अपने आप में एक बहुत ही अच्छा फिगर है। एंड आगे चलकर यह भी एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पर फुटफॉल्स और भी बढ़ते हुए नजर आएंगे। एंड डेफिनेटली फूड एंड बेवरेजेस का जो काउंट है वो हो सकता है कि 2023 की जब ये रिपोर्ट जारी करेंगे तो वहाँ पर ये आंकड़े अभी जो हुए हैं 2022 के वो और ज़्यादा बेहतर और शानदार आते हुए दिखेंगे आपके सामने। ट्विटर में सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं ये समझना बेहद जरूरी है और ये बता रहे हैं हमारे सहयोगी आशीष चतुर्वेदी। देखिए, ट्विटर अकाउंट्स में एक बड़ा ग्लिच सामने है, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, जिसका इस्तेमाल आपके अकाउंट को सिक्योर करने के लिए किया जाता है। यानी यूजर आईडी पासवर्ड डालने के बाद भी एक एडिशनल लेयर सिक्योरिटी का होता है, वो एक समस्या का बड़ा कारण बन चुका है, क्योंकि लोगों को एक 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन कोड जो है SMS के द्वारा मिल नहीं पा रहा। भारत सहित कई सारे देश ऐसे हैं जहां पर लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि इन्हें ये जो कोड है SMS के माध्यम से नहीं मिल रहा। मैं आपको समझाने के लिए बता देता हूं कि 3 तरीके होते हैं 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के लिए। सबसे पहला होता है गूगल ऑथेंटिकेटर जैसे कुछ एप्लीकेशन है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा है जो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय होता है कि आपको ये जो कोड है आपके SMS पर यानी मोबाइल नंबर पर एक SMS के द्वारा टेक्स्ट मैसेज के द्वारा मिलता है। और तीसरा तरीका होता है ईमेल ID। लेकिन देखिए 2 तरीके काम कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि जब से मस्क आए वो अपने खर्चों पर लगातार कटौती कर रहे हैं, कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं, इसके चलते ये जो SMS की माइक्रो सर्विस थी इन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया है, लेकिन ये फीचर नहीं हटा है, जिसके चलते अगर आप देखें तो बड़ी हेडेक हो गई है। और ढेर सारे लोग ऐसे जिन्होंने अपने अकाउंट का एक्सेस पूरी तरीके से खो दिया है, वो दोबारा लॉगिन नहीं कर पा रहे। उन्हें पता है उनका यूजर ID क्या है, पासवर्ड क्या है, लेकिन फिर भी अकाउंट का जो एक्सेस है इनके हाथ से निकल गया है। अब मैं आपको बताता हूं कि आप क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहली बात कि अगर आपके पास अपना ऑलरेडी लॉग्ड इन अकाउंट है ट्विटर का, तो एक काम कीजिए कि सबसे पहले अपने अकाउंट में जाके सेटिंग्स में जो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का मेथड है इससे SMS से हटाकर या तो गूगल ऑथेंटिकेटर या फिर ईमेल के द्वारा आप चुन सकते हैं। जो काम नहीं करना चाहिए ऐसे में कि जब तक आप इस सेटिंग को ना चेंज करें, आप अपने पासवर्ड को बिल्कुल ना चेंज करें और लॉग आउट ना करें। अगर आपने पासवर्ड अपना चेंज कर दिया, फॉरगॉट पासवर्ड कर दिया, तो आपका अकाउंट ऑटोमेटिकली जितने भी डिवाइसेस पर लॉग्ड इन है सबसे लॉग आउट हो जाएगा और फिर दोबारा आप लॉग इन नहीं कर पाएंगे। तो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये भी मैंने आपको बता दिया, लेकिन फिलहाल अगर आप देखें तो ट्विटर की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया इसके ऊपर कि इस ग्लिच को क्या करना चाहिए। तो ट्विटर के सपोर्ट पेज पर भी जाकर आप अपनी शिकायत को दर्ज कर सकते हैं।
चलिए बात करते हैं बजट की। तो बजट को लेकर सबकी ढेरों उम्मीदें हैं। एग्री कमोडिटी के लिए क्या कुछ बजट में होना चाहिए, इस पर एनसीडीईएक्स के एमडी सीईओ अरुण रस्ते से खास बातचीत की जी मीडिया संवाददाता ब्रजेश कुमार ने। सुनिए। बजट विशलिस्ट में आपने सरकार से क्या उम्मीदें रखी हैं, खासतौर पर एग्रीकल्चरल सेक्टर के लिए, जिस तरह की कमोडिटी आपके एक्सचेंज पर ट्रेड होती है? देखिए, बजट से आज की तारीख में दो चीज़ें होती है। एक तो कंटिन्यूटी इन पॉलिसी, अगर वो मेंटेन हो जाए तो दैट विल बी अ बिग डील। पिछले साल के बजट में कुछ अच्छी चीज़ें इंट्रोड्यूस की थी गवर्नमेंट ने, विच आर फार रीचिंग, जैसे ड्रोन टेक्नोलॉजी को प्रमोशन देना। हमारे जैसे कंट्री के लिए जहाँ बजट में लॉट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर में लॉट ऑफ वेस्टेजेस होते हैं, वहाँ पर ड्रोन टेक्नोलॉजी हमें बहुत मदद करेगी, स्पेशली थिंग्स लाइक डेयरी और मैनेजमेंट ऑफ लॉजिस्टिक्स। तो ये फार रीचिंग इम्पैक्ट जो हैं, जो पिछले साल शुरू किए थे, उनकी कंटिन्यूटी हमें ज़रूरी है। दूसरा ये है कि इन टर्म्स ऑफ टैक्सेशन और अदर थिंग्स, छोटी मोटी टिंकरिंग is the only thing which is possible. We are not looking at that. But what we are looking at is giving boost to the consumption. Because globally, other economies are going down. उनमें तो थोड़ी आज की तारीख में मंदी आ रही है ग्लोबली, पर इंडिया में अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमी अगर बढ़ती रही जैसे वो पिछले साल बढ़ती आ रही है और 7% पर अगर इस साल बढ़ती आई फोरकास्टिंग जो है, तो बेसिस अपर ओन डोमेस्टिक इकोनॉमी हम काफ़ी अच्छा करेंगे एज कम्पेयर टू द ग्लोबल सिनारियो। देयरफॉर वी फील दैट वी विल बी डूइंग बेटर इफ वी कैन मेंटेन द कंटिन्यूटी इन द पॉलिसीज। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, जो लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जो 7 कमोडिटीज़ पर पाबंदी लगी थी ट्रेडिंग की, उसको लेकर के क्या आपको उम्मीद लग रही है, क्या एक्सपेक्टेशन लग रही है कि वो कब हट पाएगी और लोग वापस उसकी ट्रेडिंग शुरू कर पाएंगे? देखिए, 7 कमोडिटीज़ की जो पाबंदी थी वो अगले वीक में ख़त्म हो जाना चाहिए। तो हमें पूरी उम्मीद है कि गवर्नमेंट इस पर विचार विमर्श करके इन कमोडिटीज़ को वापस से बहाल कर देगी, ये हमें पूरी उम्मीद है। और हमने गवर्नमेंट से इस बारे में बातचीत भी की है। हमें उम्मीद है कि अगले वीक हमें कुछ अच्छी न्यूज़ मिलना चाहिए। हर साल की तरह इस बार भी ब्रोकर्स की बजट को लेकर लंबी चौड़ी विशलिस्ट है। तो क्या क्या उम्मीदें हैं इनकी और इससे क्या फायदे होंगे, इस पर जी मीडिया संवाददाता ब्रजेश कुमार ने ही बात की एनमी के प्रेसिडेंट कमलेश शाह और सीपीआई के प्रेसिडेंट नरेंद्र वाड्रा से। अगर इंडिया को एशिया का ट्रेडिंग हब बनना है तो काफ़ी इन्वेस्टमेंट लगेगा। हमारा इन्वेस्टर बेस भी ग्रो हो रहा है। हमें टियर 2, टियर 3 सिटी तक पहुंचना है, तो बहुत सारे इन्वेस्टमेंट और जो कस्टमर को सर्विस देनी है उसमें इम्प्रूव करने के लिए, बैंकिंग फैसिलिटी इम्प्रूव करने के लिए, फंडिंग अवेलेबल करने के लिए, ये जो प्रोडक्टिव एसेट है उसमें इन्वेस्टमेंट के लिए, चैनलाइजिंग ऑफ सेविंग्स के लिए ये ज़रूरी है कि हमें इंडस्ट्री स्टेटस दिया जाए। एसटीटी इंट्रोड्यूस किया था तब कैपिटल गेन को माफ़ किया गया था और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी 10% पर रखा था। उसके बाद में 2008-9 में जो रिबेट हमें मिलती थी एसटीटी के सामने, उसको कैंसिल कर दिया था। अब इससे क्या हो रहा है, डबल टैक्सेशन आ रहा है, कैपिटल गेन पर भी टैक्स भरते हैं और एसटीटी भी भरते हैं। कमोडिटीज़ मार्केट की तरफ से कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो हम कई सालों से लेकर आ रहे हैं। ये हमारा जो मार्केट है ये शिफ्ट हो रहा है बाकी मार्केट्स में, क्योंकि कमोडिटी एक ऐसा वो सेगमेंट है जहाँ पर इलास्टिसिटी है, जहाँ कॉस्ट बढ़ेगी वहाँ पर वो डिमांड ख़त्म होगी या वो बाहर चली जाएगी जहाँ कॉस्ट एफिशिएंसी है। तो हमारा बार बार कहना है कि जैसे आपने मेक इन इंडिया है वैसे ट्रेड इन इंडिया का कंसेप्ट होना चाहिए। हमारे को जो बाहर हेजिंग हो रही है वो यहाँ पर वापसी आनी चाहिए। तो हमने सीटीटी रिडक्शन की बात करी है अपने सबमिशन में, और एफएम से जब मीटिंग हुई थी तब भी हमने ये कहा था सीटीटी को, जो कि कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन का 70% है, उसको कहीं देखने की ज़रूरत है। आइए कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख अब कर लेते हैं। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर ईरानी सुइसाइड ड्रोन से जमकर हमला बोला। रूस ने अपने हमले में कीव के पावर स्टेशनों और इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया। हालांकि यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम ने जवाबी कार्रवाई करते हुए 35 में से 30 ड्रोन को मार गिराया। रूस के मकसद को कुछ हद तक नाकाम कर दिया। पिछले 7 दिनों में रूस का कीव पर किया गया तीसरा एयर अटैक था। यूक्रेन ने स्वीकार किया है कि हमले की वजह से कीव के पावर स्टेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा है, लेकिन उनके इंजीनियर इन्हें ठीक करने में लगे हुए हैं।
नेपाल के राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने सरकार बनाने के लिए पार्टियों को 1 हफ्ते का समय दिया है। पार्टियों को 25 दिसंबर तक सुबह 11:15 बजे से पहले सरकार बनाने के लिए दावा करना होगा। नए सांसदों का शपथ ग्रहण समारोह 22 दिसंबर को होगा। नवंबर में हुए चुनाव में प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा की नेपाली कांग्रेस को सबसे ज्यादा 89 सीटें मिली थी। हालांकि पूर्व पीएम और सीपीएन माओवादी सेंटर के अध्यक्ष पुष्प कमल दहल प्रचंड भी पीएम पद की दावेदारी कर रहे हैं। इस कड़ी में प्रचंड ने देउबा से मिलकर नेपाल का नया पीएम बनने की इच्छा व्यक्त की। दरअसल प्रचंड और देउबा की पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ा था। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान ने पूर्व सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा पर साजिश करके उनकी सरकार गिराने का आरोप लगाया है। इमरान ने कहा, बाजवा ने पाकिस्तान को सत्ता के लुटेरों को सौंप दिया, लेकिन बाजवा से उनका विवाद व्यक्तिगत है। सत्ता में वापसी करने पर वो बाजवा के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। तो इमरान ने यह भी कहा कि नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि वो निष्पक्ष रहेंगे, लेकिन विधानसभा भंग होने के 3 महीने के भीतर चुनाव कराना उनकी निष्पक्षता की सबसे बड़ी परीक्षा होगी। अमेरिका के हवाई में एक फ्लाइट भारी टर्बुलेंस का शिकार हुई। यह हादसा तब हुआ जब हवाईन एयरलाइंस की एक फ्लाइट फीनिक्स से होनोलुलु जा रही थी। उड़ान भरने के महज 30 मिनट बाद ही प्लेन टर्बुलेंस का शिकार हो गया, जिसके चलते इसमें मौजूद करीब 350 यात्री दहशत में आ गए। टर्बुलेंस के चलते 36 हवाई यात्रियों के घायल होने की खबर है। इनमें से 11 यात्रियों की हालत गंभीर बताई जा रही है। खासतौर पर उन लोगों को ज्यादा चोटें आई जिन लोगों ने बेल्ट नहीं पहन रखी थी। फिलहाल घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। कनाडा की राजधानी टोरंटो के पास लगे शहर की एक बिल्डिंग में एक शख्स ने खुलेआम फायरिंग कर दी। इसमें 5 लोगों की मौत हो गई। वहीं पुलिस से झड़प में संदिग्ध शख्स की मौत भी हो गई। घटना की जांच ओंटारियो की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट कर रही है। यॉर्क रीजनल पुलिस चीफ ने बताया कि घटना में एक व्यक्ति घायल हुआ है, जिसे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया, जो खतरे से बाहर है। फिलहाल इलाके के सभी नागरिकों को घरों में रहने की सलाह दी गई है। शूटिंग और झड़प के बाद बिल्डिंग को खाली करा दिया गया है। और खेल जगत की कुछ बड़ी खबरों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। और सबसे पहले फुटबॉल वर्ल्ड कप के फाइनल की खबर आपको बताएं। अर्जेंटीना ने फ्रांस को पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से हरा दिया। अर्जेंटीना फुटबॉल का वर्ल्ड चैंपियन बना और इसमें बड़ा योगदान रहा लियोनेल मेसी का। वो एक बार फिर अपनी टीम के लिए जीत के हीरो साबित हुए। मेसी ने ही अर्जेंटीना के लिए पहला गोल किया और विश्व विजेता बनाया। फ्रांस के लिए एम्बापे ने हैट्रिक लगाई, लेकिन जीत नहीं दिला सके। फीफा विश्व कप 2022 में लियोनेल मेसी की अगुवाई वाली अर्जेंटीना को इनाम के तौर पर 347 करोड़ रुपए मिले, तो फ्रांस की टीम को 248 करोड़ रुपए मिले। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का समापन शानदार तरीके से हुआ। अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी बने, जिसके लिए उन्हें गोल्डन बॉल अवार्ड से नवाजा गया। वहीं फ्रांस के दिग्गज प्लेयर एम्बापे को फाइनल मुकाबले में हैट्रिक जमाने और इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा गोल करने का अवार्ड मिला और उन्हें गोल्डन बूट से सम्मानित किया गया। गोल्डन ग्लव्स का अवार्ड अर्जेंटीना के एमिलियानो मार्टिनेज को मिला। साथ ही अर्जेंटीना के एंजो फर्नांडिस को बेस्ट यंग प्लेयर का अवार्ड मिला। कराची के नेशनल स्टेडियम में पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच 3 टेस्ट की सीरीज का आखिरी मैच खेला जा रहा है। तीसरे दिन पाकिस्तान 216 रन पर ऑल आउट हो गई और अब इंग्लैंड के पास 167 रन का टारगेट है। जवाब में इंग्लैंड ने तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक 2 विकेट के नुकसान पर 112 रन बनाए थे। अब इंग्लैंड को जीत के लिए 55 रनों की जरूरत है। लक्ष्य का पीछा करने के लिए इंग्लैंड के पास 2 दिन का समय है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 18 से 24 जनवरी तक 3 वनडे मैचों की सीरीज खेली जाएगी। इस सीरीज के लिए न्यूजीलैंड की तरफ से स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। वहीं भारत से पहले की भी टीम को 10 से 14 जनवरी तक पाकिस्तान के खिलाफ भी 3 वनडे मुकाबले खेलने हैं। दोनों सीरीज में न्यूजीलैंड के लिए अलग अलग खिलाड़ी कप्तानी करते नजर आएंगे। पाकिस्तान सीरीज में केन विलियमसन ही न्यूजीलैंड की अगुवाई करेंगे, तो भारत के खिलाफ सीरीज के लिए वो टीम का हिस्सा नहीं होंगे। भारत के खिलाफ वनडे सीरीज में टॉम लाथन न्यूजीलैंड की कमान संभालेंगे। भारत के खिलाफ पहले टेस्ट में 188 रनों से मिली करारी हार के बाद बांग्लादेश की टीम ने दूसरे टेस्ट मैच के लिए अपनी टीम में बदलाव किए हैं। बांग्लादेश ने स्पिनर नसूम अहमद को शामिल किया है। अहमद बांग्लादेश के लिए 28 T20 और 4 वनडे मैच खेल चुके हैं।
हालांकि ये पहली बार है जब नसूम अहमद को टेस्ट टीम में शामिल किया गया है। बांग्लादेश के खिलाड़ियों को पहले मैच के दौरान चोट लगी है, ऐसे में टीम ने कुछ बदलाव किए। कप्तान शाकिब अल हसन को बल्लेबाजी करते वक्त कंधे पर बॉल लगी, ऐसे में उन्हें बॉलिंग करने में दिक्कत हो रही है। और कुछ खबरें एंटरटेनमेंट जगत से। भारत की सरगम कौशल ने मिसेस वर्ल्ड का खिताब अपने नाम कर लिया है। इस मुकाबले में दुनिया भर के 63 देशों की महिलाओं ने हिस्सा लिया, जिसमें से सरगम कौशल ने जीत हासिल की। मिसेस इंडिया पैजेंट के ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर इसकी अनाउंसमेंट की गई। आपको बताएं 21 साल बाद ये खिताब भारत के पास वापस आया है। इससे पहले 2001 में अदिति गोवित्रिकर ने खिताब जीता था। 32 साल की सरगम कौशल जम्मू कश्मीर की रहने वाली हैं। उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में पोस्ट ग्रेजुएशन की है। सरगम ने 2018 में शादी की थी। जेम्स कैमरून की फिल्म अवतार द वे ऑफ वाटर ने दुनिया भर में शानदार कमाई की है। वर्ल्ड वाइड फिल्म ने ओपनिंग वीकेंड में ही करीब 3600 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। तो भारत में भी कमाई के मामले में फिल्म ने पहली अवतार को पीछे छोड़ दिया है। शुक्रवार को फिल्म ने जहां 40 करोड़ की कमाई की, वहीं शनिवार को भी इसकी कमाई 40 करोड़ से थोड़ा अधिक रही। जबकि तीसरे दिन फिल्म की कमाई में बम्पर उछाल दिखा। महज 3 दिन में अवतार 2 ने 1.25 करोड़ के आंकड़े को भी पार कर लिया है। बुक माई शो ने साल 2022 की एनुअल रिपोर्ट शेयर की है। इस लिस्ट में उन भारतीय फिल्मों के नाम शामिल किए गए जिन्होंने इस साल बॉक्स ऑफिस पर सबसे अधिक धमाल मचाया। मोस्ट पॉपुलर फिल्मों की लिस्ट में साउथ सुपरस्टार यश की फिल्म KGF 2 का नाम पहले पायदान पर है। रिपोर्ट्स की माने तो KGF 2 ने 14 अप्रैल को कुल 21,40,000 टिकटों की बिक्री की थी। आपको बताएं इंडिया में RRR से ज्यादा टिकट KGF चैप्टर 2 के बिके हैं। सर्वाधिक टिकट बिक्री के मामले में इन दोनों फिल्मों के अलावा द कश्मीर फाइल्स, पोनियन सेल्वन का भी नाम शुमार है। इंडिया 360 डिग्री में आज के लिए बस इतना ही। वक्त एक ब्रेक का हो गया है, देखते रहिए सी बिजनेस।